हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके ही यूट्यूब चैनल पे। तो आज मैं आप लोगों को फिज़िक्स की एक यूनिट स्टार्ट करने जा रहा हूँ। यहाँ पे फर्स्ट यूनिट जो है इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। तो आज मैं आपका पहला चैप्टर इलेक्ट्रिक फील्ड एंड गॉस लॉ आपको पढ़ाने जा रहा हूँ और कम से कम 6 से 7 वीडियो में मैं आपकी पहली यूनिट को फिनिश कर दूँगा। कुछ स्टूडेंट्स ने मुझसे बोला था कि सर अगर कोई पर्टिकुलर बुक आपके पास है, आप प्लीज़ अगर उसे पढ़ा सकें तो थोड़ा हम लोगों को पता भी चल पाएगा कि किस तरीके की बुक है आपके पास और किस तरीके से आप पढ़ाओगे उसको। तो इसलिए मैंने आपके सामने फ़िज़िक्स के वीडियोस ला रहा हूँ मैं आप लोगों के सामने। तो आज मैं इसकी पहली यूनिट आपके सामने स्टार्ट कर रहा हूँ और थोड़ा हम स्पीड को मेंटेन रखेंगे फ़िज़िक्स में, ताकि हम एग्ज़ाम से पहले पहले आपकी मैक्सिमम यूनिट कवर कर सकें। तो स्टार्ट करते हैं। पहला चैप्टर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड एंड गॉस लॉ। तो देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड गॉस लॉ को पढ़ाने के लिए मैं आपके सामने कुछ बातें सबसे पहले तो रखना चाहूँगा। देखिए, आपको एक बात पता है कि अगर आपके पास दो चार्जेज हैं, एक चार्ज आपके पास Q1 है और दूसरा चार्ज क्या है, Q2 है, ठीक है ना। तो अगर इन दोनों को किसी एक पर्टिकुलर डिस्टेंस r पे रखा जाए तो क्या होगा कि दोनों चार्जेस के बीच में क्या लगेगा, एक फोर्स लगेगा जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या कूलॉम्स फोर्स। और उसकी वैल्यू आप लोग पढ़ के आए हैं, कितनी होती है, 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन r² होती है। ये तो आप लोग पढ़ के आए हो, ठीक है ना। अच्छा, अब दूसरी बात क्या है कि अगर मैं आपसे ये कहूँ कि एक चार्ज मैंने यहाँ पर एक चार्ज को रखा और ये चार्ज मैंने रखा है किसमें, रेस्ट में रखा है, ठीक है ना। और एक चार्ज को मैं इसके सामने लेके आ रहा हूँ और उस चार्ज को मान लो मैं डेल्टा क्यू कह रहा हूँ, ठीक है ना। तो ये बात तो आपको पता है कि जैसे जैसे डेल्टा क्यू चार्ज को मैं क्यू चार्ज के पास लेके आऊँगा तो इस डेल्टा क्यू चार्ज पे क्या लगेगा, फोर्स लगेगा। अब ये फोर्स अट्रैक्शन का भी हो सकता है और रिपल्सन का भी हो सकता है। आई बात समझ में। ये डिपेंड करेगा चार्जेस के नेचर पे। अगर दोनों चार्जेस सेम होंगे तो रिपल्सन, और अगर अपोजिट होंगे तो क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। तो अगर कूलॉम्स लॉ से अगर मैं इस फोर्स की वैल्यू निकालूं तो कितनी आएगी, 1/4πε0 Q1 की जगह Q और Q2 की जगह Q, डेल्टा Q में रख दूंगा यहाँ पे, और अपॉन कितना आ जाएगा, r² आ जाएगा। दैट यू नो वेरी वेल, ठीक है ना। लेकिन क्वेश्चन ये आता है कि जो ये डेल्टा Q है इस पर फोर्स क्यों लग रहा है, चाहे वो अट्रैक्शन का है या फिर रिपल्सन का है। वाई डेल्टा Q एक्सपीरियंस अ फोर्स, क्यों इस पर फोर्स लग रहा है। अगर रिपल्सन का लग रहा है तो क्यों लग रहा है, और अगर अट्रैक्शन का लग रहा है तो क्यों लग रहा है। तो इसका रीजन ही क्या है बेटा, इसका रीजन ही है ये चैप्टर जिसका नाम है क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड का, ठीक है ना। इसका मतलब क्या है कि जो आपका चार्ज है, रेस्ट चार्ज, ठीक है ना, जो आपका क्यू चार्ज है, ये अपने चारों ओर क्या बना रहा है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा है। क्या बना रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा है। और इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जब एंटर कर रहा है आपका कौन सा चार्ज, डेल्टा क्यू, तो इस डेल्टा क्यू पर क्या लग रहा है, फोर्स लग रहा है। आई बात समझ में। तो जो चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड को क्रिएट करता है उस चार्ज को हम कहते हैं क्या, सोर्स चार्ज। क्या कहते हैं, सोर्स चार्ज, ठीक है ना। और जो इस फील्ड को एक्सपीरियंस करता है, इस फोर्स को एक्सपीरियंस करता है, उसको हम कहते हैं क्या, टेस्ट चार्ज कहते हैं। क्या कहते हैं, टेस्ट चार्ज कहते हैं। और ये याद रखना है आपको कि जो टेस्ट चार्ज की वैल्यू होती है वो हमेशा सोर्स चार्ज से क्या होगी, कम होगी। टेस्ट चार्ज की वैल्यू हमेशा सोर्स चार्ज से क्या होगी, कम होगी। क्यों, क्योंकि टेस्ट चार्ज जो होता है वो एक्सपीरियंस करता है किसको, इलेक्ट्रिक फोर्स को या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को। क्या करता है, वो एक्सपीरियंस करता है, ठीक है ना। तो अगर आपको कोई चीज़ एक्सपीरियंस करनी है तो ऑब्वियसली कि आपकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। तो ये तो कुछ बातें थी। तो यानी कि क्या मतलब है कि एक चार्ज फोर्स एक्सपीरियंस करता है, ठीक है ना, उसका रीजन क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि वो कहाँ एंटर कर चुका है, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एंटर कर चुका है। और उस इलेक्ट्रिक फील्ड को कौन जनरेट कर रहा है, उस इलेक्ट्रिक फील्ड को जनरेट कर रहा है सोर्स चार्ज, ठीक है ना। और सोर्स चार्ज की वैल्यू टेस्ट चार्ज से क्या होती है, ज़्यादा होती है, या आप ये भी कह सकते हैं कि टेस्ट चार्ज की वैल्यू सोर्स चार्ज से क्या होती है, कम होती है। तो चलिए चलते हैं टॉपिक की ओर को, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड
गॉस लॉ में। तो सबसे पहले तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ना है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? द रीजन इन विच अ चार्ज एक्सपीरियंस ऑफ फोर्स इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। मैंने अभी आपको बताया कि ठीक है ना। अब ये चार्ज जो एक्सपीरियंस कर रहा है, इस चार्ज का नाम क्या है आपका? इस चार्ज का नाम क्या है जो एक्सपीरियंस करता है? इस चार्ज का नाम होता है क्या? टेस्ट चार्ज होता है। और जो प्रोड्यूस करता है, जो बनाता है, जो जनरेट करता है इलेक्ट्रिक फील्ड को, उसको हम क्या कहते हैं? सोर्स चार्ज कहते हैं। ठीक है ना। अच्छा, और देखिए, क्योंकि एक्सपीरियंस कौन कर रहा है? टेस्ट चार्ज कर रहा है, इसलिए हम ई जो है इसको हम क्या लिखते हैं? एफ अपॉन क्या लिखते हैं? डेल्टा क्यू। यानी कि इस डेल्टा क्यू किसको एक्सपीरियंस कर रहा है? इलेक्ट्रिक फोर्स को एक्सपीरियंस कर रहा है। तो फोर्स अपॉन चार्ज इक्वल टू हम क्या लिखते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड लिखते हैं। देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड में एक वेक्टर का साइन लगा हुआ है, इसलिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये एक कैसी क्वांटिटी होती है? एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। आई बात समझ में? और इसकी जो यूनिट होगी फोर्स की होगी न्यूटन, और चार्ज की क्या होगी? कूलम। तो न्यूटन पर कूलम इसकी कौन सी यूनिट होती है? एसआई यूनिट होती है। आई बात समझ में? अब उसके बाद आपको निकालना है, उसको आपको पढ़ना है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। ठीक है ना। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को हम स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड भी कहते हैं। क्या कहते हैं? स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी कि आपको ये निकालना है कि कोई एक पॉइंट है, ठीक है ना, यानी कि या कोई एक चार्ज है, मान लो क्यू चार्ज है, ये कितना इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा है, ये कौन बताएगा? ये इंटेंसिटी बताएगी किसकी? इलेक्ट्रिक फील्ड की। आई बात समझ में? इसको हम किससे दिखाएंगे? ई से ही दिखाएंगे। आई बात समझ में? अब इसकी वैल्यू कैसे निकालते हैं? देखिए यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो। अब हमारे पास क्या था कि दो चार्जेस के बीच में लगने वाला फोर्स तो हमने निकाल लिया, एफ इक्वल टू 1/4πε0 क्यू डेल्टा क्यू अपॉन आर स्क्वायर। अब हमको ये भी पता है कि देखो, ये एक डेरिवेशन भी हो गया हमें हमारे पास। वी नो दैट, अब आपको ये पता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उसकी वैल्यू क्या होती है? एफ अपॉन क्या होती है? डेल्टा क्यू। अभी आप पीछे आपको बताया है मैंने और आपको आता भी होगा। अब हम क्या करेंगे? इस एफ की वैल्यू रख देंगे यहाँ से। तो कितनी है? 1/4πε0 डेल्टा, ये कितनी है? देखिए आप, ये है वैल्यू आपकी 1/4πε0। मैं इसको लिखता हूँ यहाँ पे, ई अपॉन डेल्टा क्यू, और ई इक्वल टू एफ की वैल्यू है 1/4πε0 क्यू डेल्टा क्यू अपॉन आर स्क्वायर, और 1 डेल्टा क्यू। तो ये बचा ही बचा है आपके पास। ठीक है ना। तो डेल्टा क्यू से डेल्टा क्यू कट गया, तो ई इक्वल टू कितना आ गया? 1/4πε0 क्यू अपॉन क्या आ गया? आर स्क्वायर आ गया। तो आई होप कि आप लोगों के समझ में बात आ रही होगी। आई बात समझ में? तो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी के हमारे पास तो दो फॉर्मूले आ गए हैं। ठीक है ना। एक फॉर्मूला क्या है हमारे पास? ई इक्वल टू एफ अपॉन डेल्टा क्यू, और एक आया है ई इक्वल टू 1/4πε0 ई अपॉन क्यू अपॉन आर स्क्वायर, क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो ये दो चीज़ हमारे पास आ गई हैं। अब देखिए, ई इक्वल टू एफ अपॉन डेल्टा क्यू है, तो मैंने अभी आपको बताया था कि एफ यानी कि न्यूटन और क्यू मतलब कूलम। तो न्यूटन पर कूलम इसकी कौन सी यूनिट होगी बेटा? एसआई यूनिट होगी। ये एसआई यूनिट है इसकी। ये कौन सी यूनिट है इसकी? एसआई यूनिट है। और एक यूनिट और लिखी है इसने, क्या? वोल्ट पर मीटर। वोल्ट पर मीटर अगले चैप्टर में डिस्कस करेंगे हम इसे। अभी आप इतना याद रखो कि ये इसकी कौन सी यूनिट होती है? प्रैक्टिकल यूनिट होती है। वोल्ट पर मीटर क्या होती है? इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रैक्टिकल यूनिट होती है। ये याद कर लेना। ठीक है ना। आई बात समझ में? अब मैंने आपको ये बताया कि यार इलेक्ट्रिक फील्ड के पास क्या होती है? डायरेक्शन होती है। कहा जस्ट अभी कहा है मैंने आपसे। तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड के पास डायरेक्शन क्या होती है? इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है वो बताने का काम कौन करती है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या इलेक्ट्रिक लाइंस। आई बात समझ में? तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या करती हैं? देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या करती हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस रिप्रेजेंट करती हैं। देखिए, सबसे पहली बात तो ये कैसी लाइंस होती हैं? इमेजनरी लाइंस। ये नोट्स में लिखा होना चाहिए आपके। इमेजनरी लाइंस विच रिप्रेजेंट्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये इलेक्ट्रिक फील्ड की किसको बताती हैं? डायरेक्शन को बताती हैं। ये याद रखना। ठीक है ना। अच्छा, देखो यहाँ पर लिखा भी है इसने। अगर आप तरीके से देखो तो ये चीज़ लिखी भी है। एन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इज डिफाइंड एज द पाथ स्ट्रेट और कर्व विच अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज मूव्स व्हेन फ्री टू डू सो इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो क्या मतलब है? देखिए आपका क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या चीज़ है? देखिए, आपका जो पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है ना, वो आपका स्ट्रेट भी जा सकता है, कर्व्ड भी जा सकता है। ठीक है ना। आई बात समझ में? इलेक्ट्रिक फील्ड में वो किस तरीके से आपका मूव कर रहा है।
ठीक है ना। उसके अब वो किस तरीके से मूव कर रहा है उसके लिए हम क्या बनाएंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनाएंगे जो किसकी डायरेक्शन को बताएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन को बताएगा। आई बात समझ में, ठीक है ना। अब जैसे मान लो कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, अगर आप तरीके से देखो, अगर मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस तरीके से चल रही है मान लो, ठीक है ना। तो अगर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस तरीके से चल रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस तरीके से चल रही है, अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो क्या करोगे आप, किसी एक पॉइंट पे क्या ड्रॉ करोगे, एक टेंजेंट ड्रॉ करोगे। यही टेंजेंट किसकी डायरेक्शन होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी, ठीक है ना। तो ये लिखा भी है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आगे भी काम आएगा। टेंजेंट एट एनी पॉइंट टू द इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स गिव द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। क्लियर है बातें, आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गई होंगी बातें। अब हमको प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पढ़नी है। देखिए अब क्या होती है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती है, देखो पॉजिटिव चार्ज के लिए, देखिए ये एक पॉजिटिव चार्ज है आपका, इस पॉजिटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा कहाँ की ओर को जाती हैं, बाहर की ओर को जाती है। किसी एक पॉजिटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की अगर डायरेक्शन बनानी है तो इट इज रेडियली आउटवर्ड एंड फॉर द नेगेटिव चार्ज, ठीक है ना, इट इज रेडियली इनवर्ड। आपको ऐसा लगेगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहाँ की ओर को आ रही है, नेगेटिव चार्ज के लिए अंदर की ओर को आ रही है। क्लियर है बात है, तो ये लिखा भी है यहाँ पे, द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर डायरेक्टेड अवे फ्रॉम ए पॉजिटिव चार्ज क्यू, यानी कि चार्ज से क्यू प्लस से कहाँ की ओर को जाती हैं, दूर की ओर को जाती हैं। और नेगेटिव चार्ज के लिए क्या करती हैं, डायरेक्टेड टूवर्ड्स, यानी कि कहाँ की ओर को आते हैं, टूवर्ड्स, पास आती हैं, किसके, चार्ज की तरफ को। क्लियर है बात है। तो पॉजिटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर की ओर को बनेंगी और नेगेटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहाँ की ओर को बनेंगी, अंदर की ओर को बनेंगी। आई बात समझ में। अब होता क्या है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं ये पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होती हैं और नेगेटिव चार्ज पे जाके क्या हो जाती हैं, खत्म हो जाती हैं। जैसे मान लो मैंने कहा कि एक यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज बनाया मैंने और एक नेगेटिव चार्ज बनाया, तो ये पॉजिटिव से चलेंगी, देखो बाहर की तरफ को चलती हैं, तो देखो पॉजिटिव से बाहर की ओर को जाएंगी, जबकि नेगेटिव के लिए कहाँ की ओर को जाएंगी, अंदर की ओर को जाएंगी। तो यानी कि पॉजिटिव इनका कौन सा पॉइंट होगा, इनिशियल पॉइंट होगा, और नेगेटिव क्या होगा, इनका फाइनल पॉइंट होगा। यानी कि एक क्लोज कर्व नहीं होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर नॉट क्लोज्ड कर्व। क्यों, क्योंकि इनका एक इनिशियल पॉइंट होता है और एक क्या होता है, फाइनल पॉइंट होता है, ठीक है ना। तो पॉजिटिव टर्मिनल को हम हायर पोटेंशियल मानते हैं और निगेटिव टर्मिनल को हम लोअर पोटेंशियल मानते हैं। तो इस हिसाब से हम ये भी कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव से स्टार्ट होती हैं, निगेटिव पे खत्म होती हैं, या हम ये भी कह सकते हैं कि जो लाइंस होती हैं ये स्टार्ट होती हैं हायर पोटेंशियल से और ख़त्म कहाँ पे हो जाती हैं, ये लोअर पोटेंशियल पे हो जाती हैं, ठीक है ना। और मैंने अभी आपको बताया कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में अगर कहीं पर अगर हम क्या ड्रॉ कर दें, कोई एक टेंजेंट ड्रॉ कर दें, टेंजेंट ड्रॉ कर दें, अभी मैंने बताया भी है, ठीक है ना, यहाँ पर मैंने इंपॉर्टेंट भी लिखा है। तो वो किसकी डायरेक्शन को बताती हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को बताती हैं। तो यहाँ पर मैंने लिखा भी है, द टेंजेंट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एट एनी पॉइंट गिव द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एट दैट पॉइंट, ठीक है ना। और याद रखना कि दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकती हैं। अगर मान लो ये आपके पास लाइन L1 है और ये लाइन L2 है, तो ये कभी भी देखो एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकती है। क्यों, अगर ये इंटरसेक्ट करेंगी तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्ट में हमको टेंजेंट ड्रॉ करना पड़ेगा। अब यहाँ से आप कितने टेंजेंट ड्रॉ करोगे भाई, 2 टेंजेंट ड्रॉ करोगे, जो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि पॉइंट पे हम सिर्फ एक टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। और जबकि यहाँ पर क्रॉस करेंगी अगर लाइंस, तो कितने टेंजेंट आ जाएंगे हमारे पास, 2 टेंजेंट आ जाएंगे, जो पॉसिबल नहीं है। सो 2 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर क्रॉस ईच अदर because if they intersect each other at the point of intersection there are 2 tangent which is not possible। आई बात समझ में। तो अब देखिए, अब यहाँ पर देखो, अब देखिए ये क्वेश्चन भी कभी कभी पूछा जाता है, इसमें थोड़ा मेरे ख्याल से डायग्राम गलत है। देखिए पॉजिटिव से स्टार्ट होती हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ठीक है ना, और कहाँ पे ख़त्म होती हैं, निगेटिव पे ख़त्म होती हैं। कहाँ पे ख़त्म होती हैं, निगेटिव की ओर को क्या होती हैं, ख़त्म होती हैं। तो देखिए यहाँ पे शायद डायग्राम गलत बना हुआ है, आप लोग चेक भी कर लेना एक बार, ठीक है ना। बुक से पढ़ाने का ये फ़ायदा ज़रूर होता है कि थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि गलतियाँ कहाँ पर हैं, ठीक है ना। तो पॉजिटिव से स्टार्ट हो रही हैं और देखो निगेटिव की ओर को चले जा रही हैं, ठीक है ना। ये 2 अपोजिट चार्जेस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं। और अगर 2 सिमिलर चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है तो देखिए ये एक दूसरे को देखो यहाँ पर क्या करने लगी हैं, रिपेल करने लगी हैं। तो इस तरीके का शेप आपको बनाना पड़ेगा, ठीक है ना। ये भी इंपॉर्टेंट है, अगर शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन कभी आते हैं आपके, तो उसके लिए ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट बन सकता है आपका, ठीक है। तो इसको भी आपने तरीके से पढ़ना है, ठीक है। अब उसके बाद कुछ चीज़ें और भी हैं, ठीक है ना, कुछ पॉइंट्स और भी हैं जिसको आप थोड़ा सा तरीके से पढ़ लेना, ठीक है ना। कि जैसे किसी एक कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होती है, हमेशा 0 होती है, ठीक है ना।
आई बात समझे, जैसे लिखा भी है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डू नॉट पासेस थ्रू अ कंडक्टर, दिस एक्सप्लेन अब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑफ फोर्स इनसाइड द कंडक्टर। ये गॉस लॉ का थर्ड एप्लीकेशन भी है, ये मैं आपको आगे डेरिवेशन में समझा भी दूंगा, ठीक है ना। आई बात समझ में। और जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं, क्लोज होती हैं, समझ लो वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, स्ट्रांग होगा, कॉमन सी बात है। और जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होंगी, दूर होंगी, वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, वीक होगा। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। और दूसरा रिप्रेजेंटेशन हमने क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को रिप्रेजेंट करना है हमने। तो दो तरीके के आप इलेक्ट्रिक फील्ड बना सकते हो, एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड और एक क्या, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या होगा, देखिए लिखा भी है, a uniform electric field has the same intensity at all the points, whereas a non-uniform electric field does not have the same intensity at all points। जब भी आप नोट्स बनाओगे तो जिन चीज़ों को मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, आप प्लीज़ नोट्स बनाते वक्त इन चीज़ों को जरूर लिखें बेटा। अगर आपके नोट्स अगर तैयार नहीं है तो आप यहाँ से इन नोट्स को बना सकते हैं। जिन चीज़ों को मैं हाईलाइट कर रहा हूँ आप उन पॉइंट्स को अपने नोट्स में लिखते रहेंगे, ठीक है ना। तो देखो ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या होगा, यूनिफॉर्म का मतलब एक जैसा, जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड एक जैसा होगा तो देखिए वहाँ पर क्या होगा, सिंपल सी बात है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। आप देखो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को कैसे दिखाया, रिप्रेजेंट किया जाता है, पैरेलल लाइन से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है ना। देखिए ये क्या है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। और नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को नॉन पैरेलल लाइन से मिलाया जाता है। देखो यहाँ पर इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड अलग होगा, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड देखो अलग होगा, इस फील्ड पर इलेक्ट्रिक फील्ड अलग, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड अलग होगा। जबकि यहाँ पर देखो हर जगह पे कहीं किसी भी पॉइंट को पकड़ लो आप, इलेक्ट्रिक फील्ड आपको क्या मिलेगा, सेम मिलेगा। तो ये रिप्रेजेंट करने का तरीका है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड और नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को एक दूसरे के कैसे दिखाते हैं, पैरेलल दिखाते हैं, जबकि नॉन यूनिफॉर्म में इनको नॉन पैरेलल दिखाते हैं। क्या दिखाते हैं, इनको नॉन पैरेलल दिखाते हैं, ठीक है। आई होप कि आप लोगों को ये वाला पॉइंट भी अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। अब देखिए इसमें अगला चीज़ जो पढ़नी है आपने, वो पढ़नी है आपने इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में पढ़ना है। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और ये आने वाला टॉपिक से आपके बहुत सारे क्वेश्चंस भी आए हुए हैं। मैं आप लोगों को जब क्वेश्चन पेपर करवाऊंगा तो आप लोग वहाँ पर देख भी सकते हैं, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम दिखाते हैं किससे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है देखिए, ठीक है ना। नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, मैं इसको लिख ही देता हूँ यहाँ पे, चलो। नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू अ सरफेस, इसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम दिखाएंगे किससे बेटा, फाई से दिखाएंगे। किससे दिखाएंगे, फाई से। अब यहाँ पर देखो ये आपके पास सब सामने क्या बना हुआ है, एक सरफेस बना हुआ है। आप तरीके से अगर देखो तो यहाँ पर ये आपके सामने क्या बना हुआ है, एक सरफेस बना हुआ है। इस तरीके से आपके सामने क्या बना है, सरफेस बना हुआ है, आप लोग चेक कर सकते हो उसको, ठीक है ना। अब इस सरफेस में हमने क्या किया है, एक छोटा सा सरफेस को कट किया है, एक छोटा सा एक स्मॉल एलिमेंट लिया है हमने, देख सकते हैं। इस एलिमेंट का नाम क्या है, ds है। आई बात समझ में। तो देखो फ्लक्स का जो होता है फॉर्मूला होता है E डॉट S होता है। E डॉट क्या होता है, S होता है। यहाँ पर E है इलेक्ट्रिक फील्ड और S क्या है, एरिया वेक्टर। इसको हम क्या कहते हैं, एरिया वेक्टर कहते हैं, एरिया वेक्टर, ठीक है ना, एरिया वेक्टर, ठीक है। अभी मैं आपको समझाता हूँ अच्छे से, थोड़ा सा सब्र करो आप, ठीक है ना। तो देखो अब लेकिन यहाँ पर हम एक छोटा सा एरिया ले रहे हैं ds, तो ऑब्वियसली है कि अगर ds स्मॉल एरिया लेंगे तो फ्लक्स भी क्या बनेगा, स्मॉल बनेगा। तो स्मॉल इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम क्या कहेंगे, डी फाई, और क्योंकि स्मॉल सा एरिया है तो हम क्या कहेंगे, ई डॉट क्या कहेंगे, इसको ds कहेंगे, ठीक है ना। अब क्योंकि ये डॉट प्रोडक्ट है तो डॉट प्रोडक्ट हमेशा हमें क्या देता है, कोसाइन एंगल देता है। तो डी फाई इक्वल टू हम क्या लिख देंगे, ई डी एस कॉस फाई लिख देंगे, ई डी एस क्या लिख देंगे, कॉस फाई लिख देंगे। आई होप कि आप लोगों के समझ में ये बातें आ रही होंगी। तो देखिए यहाँ पर भी लिखा है कि फ्लक्स को हम कैसे लिखते हैं, डी फाई इक्वल टू ई डॉट क्या लिखते हैं, डी एस करके लिखते हैं। आई बात समझ में। अच्छा अब देखिए, अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जो आपको थोड़ा सा समझना है, ठीक है ना, बहुत अच्छे से समझना है। देखो हमने क्या कहा कि स्मॉल फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हमने कैसे लिखा, डी फाई इक्वल टू हमने लिखा ई डॉट क्या लिखा, डी एस लिखा। आई बात समझ में। अब अगर हमको टोटल निकालना है, तो भाई देखो 12th में हम क्या करते थे कि इंटीग्रेशन लिख देते थे, ऐसे करके हम इंटीग्रेशन कर देते थे।
ठीक है ना। इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है, टोटल होता है ना, दैट यू नो वेरी वेल। अब लेकिन यहाँ पे बीएससी में आपने लास्ट ईयर पढ़ा है, क्योंकि अगर हम सरफेस के रेस्पेक्ट में अगर हम इंटीग्रेशन करते हैं, सरफेस अगर हम कहीं पर सरफेस ले रहे हैं, वहाँ पर अगर हम इंटीग्रेशन लेते हैं तो हम यहाँ पर इसको डबल इंटीग्रेशन और बीच में क्या लिखते हैं, इसके एस लिखते हैं। तो देखो बात तो वही है, आई बात समझ में। अब जरूरी है क्या आप इस बुक में ऐसा लिखा है, जरूरी है कि आप ऐसा लिखो, आप ऐसा भी तो लिख ही सकते हो ना यार, हाँ टोटल डी फाई या फाई जो भी है आप इसको ऐसा भी तो लिखते हो, एस ई डॉट डी एस। बट अब बुक में अगर आपको दिया है तो आप बुक के हिसाब से चलना पड़ेगा आपको। क्लियर है बातें, आई बात समझ में, नहीं तो फिर एग्जाम में आपको कन्फ्यूजन हो जाएगा। तो देखिए टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स इंटीग्रेशन और डी फाई हो गया, जिसको हम क्या भी लिख सकते हैं बेटा, फाई भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। और इसकी वैल्यू क्या आएगी, सरफेस इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस आ जाएगी, ठीक है ना। और अगर क्लोज सरफेस है, मान लो कोई एक क्लोज सरफेस है आपके पास, कोई एक सिलेंडर है, क्लोज सिलेंडर है, ठीक है ना, इस तरीके से क्लोज सिलेंडर अगर आपके पास है, ठीक है ना, तो वहाँ पर फिर अलग चीज़ बन जाएगी आपकी। जैसे कोई क्लोज्ड एरिया मैंने बना दिया, क्लोज सिलेंडर मैंने ले लिया, ठीक है ना, कोई एक सॉलिड स्फीयर ले लिया मैंने, इस तरीके से ले लिया। अगर आपका सरफेस एरिया क्लोज है तो इसको हम क्या कहते हैं, क्लोज इंटीग्रेशन, ठीक है ना, इसको हम क्या कहते हैं, क्लोज्ड इंटीग्रेशन, सरफेस इंटीग्रेशन भी कह सकते हैं आप, सरफेस इंटीग्रेशन भी कह सकते हैं, इंटीग्रेशन। अरे करना कुछ नहीं है, इंटीग्रेशन ही करना है। अभी जब एप्लीकेशन पढ़ाऊंगा तो आप लोगों के समझ में आ जाएगा। वैसे तो आई होप कि आप लोगों के समझ में आ ही रही होंगी बातें, क्योंकि 12th क्लास में पढ़ के आए हैं आप लोग, ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये है कि भाई स्मॉल फ्लक्स को हमने लिख दिया ई डॉट डी एस, टोटल फ्लक्स के लिए हम क्या करेंगे, टोटल का मतलब इंटीग्रेशन, यानी कि इंटीग्रेशन कर लेंगे। अब क्योंकि यहाँ पर डी एस सरफेस है तो भाई ऑब्वियसली है कि हम यहाँ पे हम सरफेस के रेस्पेक्ट को दिखा, सरफेस के लिए इंटीग्रेशन कैसे दिखाते हैं, दो इंटीग्रल के साइन लगा दो और बीच में क्या लिख दो, एस लिख दो, सिंपल सी बात है। आई बात समझ में, तो आई होप कि आप लोगों के समझ में ये बात तो आई गई होगी, ठीक है ना। अब एक बात सुनो मेरी, अब एक बात और सुनो मेरी यहाँ पर जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वो इंपॉर्टेंट बात क्या है, देखो वो इंपॉर्टेंट बात ये है कि जैसे मान लो मैंने फ्लक्स लिखा डी फाई इक्वल टू ई डॉट डी एस लिखा मैंने, ठीक है। अब आपने कह दिया कि सर डी फाई इक्वल टू हो गया आपका ई डी एस कॉस थीटा हो गया, ठीक है। अब तुम खुद देखो, अगर थीटा की वैल्यू क्या है, 0 है, यानी कि मान लो मैंने कह दिया कि थीटा की वैल्यू लेस देन 0 है, लेस देन क्या है, 0 है, लेस देन 0 है। जैसे मान लो हमने ले लिया थीटा की वैल्यू, जैसे हमने ले लिया दैट इज़, या एक काम कर सकते हैं हम, इस तरीके से कर लेते हैं, जैसे इसको इस तरीके से समझा देता हूँ मैं। जैसे जैसे तुम ये देखो थीटा क्या है, देखो एंगल बिटवीन किस किस के बीच का एंगल है, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर, इनके बीच का एंगल है ना। अब तुम खुद देखो, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया अगर एक ही डायरेक्शन में, तो थीटा की वैल्यू कितनी होगी भाई, 0 होगी। तो डी फाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी बताओ, ई डी एस कॉस 0, कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो डी फाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ई डी एस आ जाएगी भाई। आई होप कि आप लोगों को ये बातें तो समझ में आती होंगी। तो अगर मान लो, अगर मैं यहाँ पर क्या करूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड और डी एस को इस तरीके से लूँ, एक दूसरे से कितने डिग्री के एंगल पर लूँ, 90 डिग्री के एंगल पर लूँ, तो देखिए तब डी फाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ई डी एस कॉस थीटा की जगह 90, कॉस 90 की वैल्यू कितनी होती है 0, तो फ्लक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0। अब अगर मान लो थर्ड कंडीशन में अगर मैं इन दोनों के बीच का एंगल कितना लेता हूँ, 180 लेता हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड और किसके बीच का, एरिया वेक्टर के, तो भाई देखो तो डी फाई इक्वल टू कितना हो जाएगा, ई डी एस कॉस 180 हो जाएगा। तो यानी कि ये वैल्यू 180 की वैल्यू कितनी होती है कॉस में, -1, तो माइनस ई डी एस हो जाती है। तो ये बात कहने का मतलब है कि यार अगर एंगल मेरा 0 डिग्री मतलब 90 से कम का है, 0 से लेकर 90 के बीच में अगर कुछ भी है तो फ्लक्स मेरा पॉजिटिव आएगा, 90 है तो फ्लक्स मेरा क्या आएगा, 0 आएगा, फ्लक्स मेरा कितना आएगा 0, और 180 है तो फिर मेरा फ्लक्स कैसा आ जाएगा, नेगेटिव आएगा। वही बात इसने यहाँ पर भी लिखी है, वही बात इसने यहाँ पे भी लिखी है। अगर थीटा इज लेस देन 90 देन फाई इज पॉजिटिव, थीटा इज 90 फाई इज 0 एंड थीटा इज ग्रेटर देन 90, तब फाई कितना हो जाएगा आपका, नेगेटिव हो जाएगा। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है ना। अब देखिए जो इंपॉर्टेंट है, जहाँ से आपका न्यूमेरिकल आने का चांस है, ठीक है ना, न्यूमेरिकल के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है ना। और कभी कभी शॉर्ट आंसर टाइप ऑफ क्वेश्चंस में भी ये पूछा जाता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी के बारे में, ठीक है ना। काफ़ी इंपॉर्टेंट है पॉइंट, जिसको आपको तरीके से समझना है, ठीक है ना। अब देखिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी क्या चीज़ है, देखो अब मैंने अभी आपको बताया था कि ई इक्वल टू कितना होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन कितना होता है, आर स्क्वायर होता है। ये कौन सी फॉर्म लिखी है मैंने इसकी बेटा, मैग्नीट्यूड, क्यों, क्योंकि मैंने इसके ऊपर वेक्टर साइन नहीं लगाया है, ठीक है।
तो अब देखो अगर मैं एप्सिलॉन नॉट को ऊपर ले आता हूँ तो कितना हो जाएगा, ई एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू 1/4 पाई, ठीक है ना, क्यू अपॉन कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। और इसी को ई इंटू एप्सिलॉन नॉट को ही हम क्या कहते हैं, डी कहते हैं, और इसका नाम क्या है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी है। डी इक्वल टू कितना आ गया फिर ये 1/4 पाई क्यू अपॉन क्या आ गया, आर स्क्वायर हो गया, ठीक है ना। अब देखो इसी को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या कहते हैं, डेंसिटी कहते हैं, ठीक है। अच्छा क्यू की यूनिट क्या हो जाएगी, कूलम, और आर की यूनिट मीटर, तो कूलम पर मीटर स्क्वायर इसकी क्या हो जाएगी, यूनिट हो जाएगी। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आपने 12th में नहीं पढ़ा होगा, ठीक है। अच्छा अब आप लोग कहेंगे कि सर ये क्या चीज़ है, फिर आपने जो चीज़ बताई है ये क्या चीज़ है। बेटा ये क्या है, ये वेक्टर फॉर्म है, ये जैसे मैग्नीट्यूड फॉर्म है तो ये क्या है, वेक्टर फॉर्म है। देखो न्यूमेरिकल तो आपको मैग्नीट्यूड फॉर्म से ही बनाने हैं, ठीक है ना। अब देखो ये क्या है, देखो अब अगर मैं इस स्केलर में जैसे ई है, मान लो इसके ऊपर मैंने डायरेक्शन नहीं लिखी है तो इसका मतलब मैग्नीट्यूड तो है। अगर मैं इसमें वेक्टर लगा दूं, अब वेक्टर इस तरीके से लगाना है कि मेरी इस पूरी वैल्यूज़ में कोई चेंज नहीं होना है। तो देखो यहाँ पर इसने फिर गलत लिख दिया, आर कैप। देखो तो मैं अगर वेक्टर के फॉर्म पे इलेक्ट्रिक फील्ड को लिखूँ तो कैसे लिखूंगा, 1/4 पाई क्यू अपॉन आर स्क्वायर आर कैप। अब आर कैप क्यों लिखा, क्योंकि भाई आर कैप कैसा वेक्टर होता है, एक यूनिट वेक्टर होता है जिसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, 1 होता है। तो अगर आर कैप की जगह 1 रखोगे तो फिर से तो आपको यही मिल जाएगा ना। तो यानी कि मैग्नीट्यूड में तो कोई चेंज हो नहीं रहा है, सिर्फ आर कैप यूनिट वेक्टर यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को बताने का काम कर रहा है, ठीक है। आई बात समझ में। तो ये आर कैप है, इसकी जगह क्या लगा देना है आपने, आर कैप। तो इसका मतलब देखो ये एप्सिलॉन नॉट ई को मैंने क्या लिखा था, इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी डी लिखा था, तो आप यहाँ पे इसको क्या कर दो, वेक्टर साइन लगा दो। तो इसका मतलब जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी होती है ये कैसी क्वांटिटी होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। और मैं एक बात फिर से आपको बता दूं कि जहां पर हमने क्या पढ़ा था, ये क्या था हमारा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स था। ये क्या था हमारा, डी फाई क्या था, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। लेकिन बेटा देखो इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसी क्वांटिटी होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है। क्या होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है। फिर से कह रहा हूँ, इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी वेक्टर होती है और इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसी क्वांटिटी होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है। क्यों, क्योंकि दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट, यहाँ पर देखिए आपको हमेशा कैसा प्रोडक्ट देता है, वो स्केलर देता है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसी क्वांटिटी होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है। और अगर इसकी यूनिट की बात करें तो ई डॉट डी एस है ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की मैंने आपको बताया था न्यूटन पर क्या होती है, कूलॉम, और एस की यूनिट क्या होती है, मीटर स्क्वायर। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की यूनिट क्या हो जाती है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलॉम हो जाती है। आई बात समझ में। तो आई होप कि यहाँ तक का तो आपका पॉइंट क्लियर हो गए होंगे कि क्या कहते हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, कूलॉम्स लॉ क्या होता है। आई बात समझ में। जैसे अब देख लो एक बार यहाँ पर ध्यान से देखना जो बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ठीक है ना। तो जो बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ थोड़ा तरीके से देख लो इस बात को। तो हमने क्या चीज़ पढ़ी है आज, हमने पढ़ा है कूलॉम्स लॉ। इस वाली पेन से तो दिखता है नहीं है, ठीक है ना, तो वाइट पेन का यूज करते हैं। तो हमने पढ़ा कूलॉम्स लॉ, दो चार्जेस के बीच में लगने वाला फोर्स F इक्वल टू कितना होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन क्या होता है, आर स्क्वायर। जहाँ पर एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस होता है। इसकी वैल्यू कितनी होती है ये सब आपको आती होगी, यहाँ पर मैं अभी नोट नहीं कराऊंगा। न्यूमेरिकल में सारी चीज़ें आप देख लेना। आई बात समझ में। और ठीक है ना, ये तो परमिटिविटी ऑफ क्या हो गया, फ्री स्पेस हो गया। और दूसरी बात हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ा। इलेक्ट्रिक फील्ड को दिखाते हैं हम ई से, ठीक है ना। और ई की वैल्यू क्या होती है, एफ अपॉन क्या होती है, क्यू होती है। और ये क्या है, टेस्ट चार्ज है। यहाँ से इसकी यूनिट क्या आती है, न्यूटन पर कूलॉम आती है, या प्रैक्टिकल यूनिट वोल्ट पर क्या आती है, मीटर आती है। ये चीज़ भी आपको याद रखना है। और एक फॉर्मूला और पढ़ा था हमने, ई इक्वल टू क्या पढ़ा था, ई इक्वल टू पढ़ा था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन क्या पढ़ा था, आर स्क्वायर पढ़ा था। ये दो फॉर्मूले पढ़े थे हमने। और उसके बाद हमने फ्लक्स के बारे में पढ़ा था, इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में पढ़ा। और इलेक्ट्रिक फ्लक्स में हमने क्या बात पता चली, हमने ये पढ़ा कि जो डी फाई होता है उसकी वैल्यू होती है ई डॉट डी एस होती है, ठीक है ना। ये क्या क्वांटिटी होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है। और इसकी जो यूनिट होती है वो होती है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर क्या होती है, कूलॉम होती है। ये चीज़ मैंने बताया आपको, ठीक है ना। और उसके बाद अगर हम इसको एक्सपेंड करें तो कितना हो जाता है, ई डी एस। और इन दोनों के बीच का एंगल क्या, कॉस थीटा हो जाता है, ठीक है ना।
और अगर हमको टोटल फ्लक्स निकालना है, ये तो टोटल फ्लक्स निकालना है, तो हम क्या करते हैं, इस स्मॉल फ्लक्स का क्या कर देते हैं, इंटीग्रेशन कर लेते हैं और यहाँ पे हम क्या लगा देते हैं, डबल इंटीग्रेशन एस में रख देते हैं और क्या लिख देते हैं, इसको ई डॉट क्या लिख देते हैं, डी एस लिख देते हैं। आई बात समझ में। और इसके बाद हमने पढ़ा इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी, इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी पढ़ा, डेंसिटी, ठीक है ना। और इसके बारे में हमने क्या पढ़ा, किस तरीके से पढ़ा हमने कि भाई जो डी फाई की वैल्यू होती है, ठीक है ना, ये हमने पढ़ा अभी किस तरीके से पढ़ा, फाई की वैल्यू क्या होती है, ई डॉट क्या होती है, डी एस होती है, अभी अभी आप लोगों ने पढ़ा है, ठीक है ना। और यहाँ से फाई की वैल्यू हमने किस तरीके से लिखी, फाई इक्वल टू क्या लिखा हमने, 1/4 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है ना, क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ये पढ़ा था। और डी एस पढ़ा था। अरे यहाँ पर कन्फ्यूजन है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ना, जो यही चीज़ तो पढ़ा रहा हूँ मैं आप लोगों को, देखो ये चीज़ तो पढ़ा रहा हूँ, जो यहाँ पर लिखी है मैंने वही चीज़ मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, ठीक है ना। आई बात समझ में। अब देखो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ठीक है, तो अब इस हिसाब से देखो, इसको समझने के लिए हमने क्या पढ़ना है, देखो इस तरीके से कर लिया हमने और यहाँ से क्या आ गया हमारा, डी एस वेक्टर आ गया, ठीक है ना। अब अगर आप इस साइन को अगर यहाँ पहुँचा दोगे, इस साइन को अगर, अब देखो अब यहाँ पे अब तरीके से देखना मैं क्या बात कहना चाह रहा हूँ, ये तो हो गया हमारे फाई की। अब यहाँ पर हमने क्या किया, ई डॉट डी एस लिखा, ई डॉट क्या लिखा, डी एस लिखा, दैट इज इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर डी एस, यानी कि कुल मिला के हमने इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकाली यहाँ पे। और अगर मैं आर को यहाँ, अगर मैं एप्सिलॉन नॉट को यहाँ पहुँचा दूँ तो कितना हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट दैट इज इक्वल टू क्यू अपॉन 4 ठीक है ना, आर स्क्वायर हो जाएगा। तो इसी को क्या कहा जाता है, इसी को क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी डी से दिखाया जाता है। इसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कहते हैं, डेंसिटी कहते हैं। और इसकी जो यूनिट आती है हमारे पास क्या आती है, कूलम पर मीटर क्या आती है, स्क्वायर आती है। तो आई होप कि आप लोगों को यहाँ तक की बातें तो समझ में अच्छे से आ गई होंगी। कल मैं आप लोगों को पढ़ाऊँगा गॉस लॉ के एप्लीकेशंस, तो आप लोगों ने उसको थोड़ा अच्छे से देखना है, ठीक है ना। और फिर मैं आपको आपके बीएससी लेवल के कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व कराऊंगा। आई होप कि आप लोगों को आज का टॉपिक तो समझ में आ ही गया होगा। तो अगर आज का टॉपिक आप लोगों के समझ में आ गया है तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।